क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं? अभी तक हम देख चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा देखा हमने कि किस प्रकार का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कैसे गैमिट्स बनते हैं, कि स्पर्म कैसे बनता है, किस तरह का स्पर्म होता है, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, ठीक है ना, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, सारी चीजों को हमने समझा। और हमने ये भी देखा कि क्या ट्रैक होते हैं बेटा, रेटिटेस्टिस क्या होता है, वासा एफ्रेंशिया क्या होता है, ठीक है, एपिडाइमिस क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, सारे हिस्से पढ़े हमने। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ रहे हैं हमके। तो इसमें हम पहले बात करेंगे बेटा जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया, इंटरनल जेनिटलिया, कि ना यूट्रस पढ़ेंगे हमके। उसके बाद हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? ठीक है, देखिए दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जहां से एग्जाम में आप देख रहे हैं, देखेंगे उठा के पिछले 5 सालों का नीट का पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल क्वेश्चन पूछे गए, 2 3 4 तक क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, क्लियर? और आपको याद दिला दूं बेटा डिस्क्लेमर, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि हर दिन हमारी सपोर्ट टीम जो है हर दिन कम से कम 8 या 9 लोगों को जो है वो कमेंट करने, वो उनको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, जस्ट बिकॉज दे फील दैट दिस ये चैप्टर उन्हें ऑफेंडेड लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सर इज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी, सर इज टॉकिंग अबाउट फेमाइनिज्म, तमाम तरह की बातें हैं के। तो एक्चुअली बेटा जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ा भी दूं, मतलब मैं आपको अच्छे से पढ़ा भी दूं और मैं जो है वो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात ही ना करूं, मैं गैमिट बनने की बात ही ना करूं मैं के, तो कैसे पॉसिबल है के? और वॉट एवर आई एम टीचिंग इज एज पर एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, क्लियर? एनसीईआरटी में जो इमेज दे रखे हैं वही इमेज देख रहे हैं, उन्हीं इमेज का डिफरेंट फॉर्म यहां पे हम देख रहे हैं। के तो वी आर नॉट, यहां पर हम कोई जो है वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी ने लिखा भी कि सर न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, सर ऐसा कर रहे हैं। तो बेटा ऐसा एक काम करो, पहले तो आप सबसे पहला काम तो करो कि मुझ पर एक एहसान करो, वो ये एहसान करो कि तुम बायोलॉजी छोड़ दो भाई। ठीक है, तुम्हारे बस की नहीं है। ठीक है, और डॉक्टर बनने का तो सोचना भी मत, क्योंकि डॉक्टर तो जो है डॉक्टर तो डिफरेंट ही दुनिया होती है। यानी मेडिकल प्रोफेशन में तो क्या होता है, जब आपको पता है जब हम फाइनल ईयर एमबीबीएस में होते हैं, सारे डॉक्टर जो जब फाइनल ईयर एमबीबीएस में होते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है गायनेकोलॉजी, गायनिक होता है, ऑप्स होता है उसमें के। तो जो गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोगों की ड्यूटी लगती है फीमेल वार्ड के अंदर। अब आप सोचिए यदि पूरी दुनिया आप ऐसे लोग ऐसा सोचने लगे तो मतलब मेल डॉक्टर की ड्यूटी कभी फीमेल वार्ड में लगी नहीं सकती। फिर तो वहां सारी प्रेग्नेंट महिलाएं, सारी जिनका यूट्रस का ऑपरेशन होने वाला वो महिलाएं वहां पर है, वहां ड्यूटी लगती है आपकी। 6 महीना का ड्यूटी वहां पे लगा होता है आपका। अब उसके बाद क्या होता है, फाइनल ईयर एग्जाम होता है, तो अब आपको जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है कि किसी को जो है यूट्राइन प्रोलैप्स से, मतलब यूट्रस बाहर निकल आया, वेजाइना से बाहर निकल आया यूट्रस, उसको भी एग्जामिन करना है आपको, उसकी भी हिस्ट्री पूछनी है आपको के। किसी के बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, हिस्टेक्टोमी हुआ, उसकी भी हिस्ट्री लेनी है आपको के। किसी को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी भी हिस्ट्री लेनी है आपको, किसी को ब्रेस्ट में सिस्ट है उसकी भी हिस्ट्री लेनी है आपको। तमाम तरह के काम करने पड़ते हैं। फिर और तो और जब किसी की डिलीवरी होती है तो जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर से हम लोग एमबीबीएस में थे तो गायनेक में ड्यूटी लगी, तो हमको आया कि भैया इस दिन आपको प्रेगनेंसी, आपको लेबर रूम अटेंड करना है। अब लेबर रूम में आप जाएंगे, वहां पे क्या नॉर्मल डिलीवरी भी हो रहा है, सी सेक्शन भी हो रहा है, वो भी देखना है आपको। तो उनके जो रिलेटिव होते हैं, जिन महिला के बच्चा होने वाले उनके रिलेटिव होते हैं, वो रिलेटिव बोलते हैं मैडम वो तो जेंट्स डॉक्टर अंदर जा रहा है। तो वो मैडम जो है, जो हमारी प्रोफेसर होती हैं, क्या बात करते हो, डॉक्टर है वो सब, चुपचाप हटिए बाहर एक तरफ जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, डांट देते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर्स हैं। और बिलीव मी, जब आप डॉक्टर बनेंगे ना, आप पहुंचेंगे वहां पर, तो आपको इस बात का यकीन होगा कि ये जो हम मेल और फीमेल ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे ना, वो ठीक नहीं था। ठीक है, इसलिए जिन लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद नहीं है, जिनको इस चैप्टर में आपत्ति है,
तो कृपया करके यहां से जाइए और बेहतरीन नेगेटिव कमेंट करके जाना भाई, बेहतरीन नेगेटिव कमेंट करके कि दिल खुश हो जाए मेरा, है ना। ऐसा नेगेटिव कमेंट करके जाइए, जरूर जाइए कि यहां मत आइए भाई, ये कोई पार्क थोड़ी ना घूमते फिरते आगे एक्सपर्ट ओपिनियन देने, हमारे बच्चों को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप सबको यूट्यूब में वीडियो मिलना मुश्किल हो जाएगा, समझ गए कि हमारे पास ऐप है, वेबसाइट है, वहीं रिलीज होगा फिर वो, समझ गए, ठीक है। तो इसलिए आई बात समझ में, ठीक। तो चलो, है ना, गुस्सा आता है यार, हमारी सपोर्ट टीम सर ऐसा आ रहा लिखा, क्या पढ़ा रहे हो आप? अरे भाई मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं तो वही पढ़ा रहा हूं सिलेबस के अंदर है, ठीक है। चलिए, नाउ आपत्तिजनक क्वेश्चन, ठीक है, लेवलिंग कीजिए इसकी, है ना। अब आपके सामने एक इमेज है, आपको बताना है बेटा इसमें कि ए क्या है, अब बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। और ये आपत्तिजनक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है ना। ए बी सी डी ई क्या है, लेवलिंग, ये आपको बताना है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए, तो और याद रखना बेटा, एग्जाम में आता है, दिमाग में रखना इस बात कि क्या जो लेवलिंग आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये, और ये जितने भी मैं लेवलिंग वाले क्वेश्चन दे रहा हूं उनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिए आप, ठीक है ना, ठीक है बेटा, है ना। मैं अभी आपको इस तरह की शीट अपलोड कर दूंगा, आपको डीपीपी में मैं क्वेश्चन इस तरह के दे दूंगा ताकि आपको जो है वो आसानी हो रिकॉल करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लेवलिंग चाहिए मेरे को, ठीक है बेटा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, ठीक है। अब आप जो है यहां पर बताएंगे मुझे कि यहां पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये सारी लेवलिंग, क्योंकि देखो जब तक आप थोड़ा सा मेरे साथ में एफर्ट नहीं करेंगे ना, तो बेटा हम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे ना। हमको तो अच्छा फोड़ के आना एग्जाम में, हमें कोई 200-250 नंबर नहीं चाहिए, 360 आउट ऑफ 360 चाहिए हमको, के पेपर फोड़ के आना है हमको, ठीक है ना। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी ई क्या है, लेवलिंग आपको बताना। लेवलिंग बेटा हमेशा उन्हीं डायग्राम की करना है जो एनसीईआरटी के डायग्राम है, ठीक है ना, ठीक। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आंसर करना पड़ेगा बेटा, है ना, तभी हम सीख पाएंगे, तभी हमें अच्छा जो है अच्छा अचीव कर पाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा आपका, पर जरूर आंसर कीजिएगा इसको। तो बताइएगा इसमें ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, जी क्या है, एच क्या है, आई क्या है, जे क्या है, के एल एम, ठीक है ना। पूरी एबीसीडी आ गई है, तो आपको बताना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यू शुड आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर गिवन इन दी इमेज, के आपको सारे स्ट्रक्चर पहचान लेना चाहिए, क्लियर, ठीक है। चलो, है ना। तो अभी ये जो है हम समझ गए इस बात को कि जो है कि क्या हमें जो है वो कहां का। तो 3 क्वेश्चन मैंने दिए लेवलिंग के, तीनों क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के, है ना, और एकदम दिमाग में रहना चाहिए आपके, है ना। चलिए, देन हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम जो है मेमोरी ग्लैंड का एक हिस्सा देख रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि पिछली क्लास के बाद में देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए जो सडनली जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें कि मेडिकल प्रॉब्लम का जिक्र किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तो किसी जो है वो हमारे किसी कमांडो ने पूछा कि सर जो है समटाइम्स जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि एक आप आफ्टर प्यूबर्टी सडनली ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, समहाउ इट फील्स कि दे बिकम्स हैवी, और कभी कभी हल्का सा पेन रहता है, कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि जो है वो कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, तो डर लगता है कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। क्लियर कर दूं, ब्रेस्ट देखिए जब जो है प्यूबर्टी के बाद में लगातार ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू होता है, ब्रेस्ट के अंदर कई तरह के टिश्यू होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, और उस समय चूंकि सडनली जो है वो वहां पर स्किन का पाउच सब कुछ ग्रो करना शुरू करता है, तो कभी कभी जैसा लगता है कि ब्रेस्ट का जो है वो भार बढ़ गया है, जिससे अनकंफर्टेबल फीलिंग किसी किसी को हो सकती है, सबको नहीं किसी किसी को हो सकती है। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल बेटा, किसी चीज को लेकर जो है इसमें हर बार ब्रेस्ट कैंसर की सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है वो रेयर केसेस में से एक होता है, लेकिन ये है कि हाँ यदि कोई डाउट है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्लियर। The breast get bigger and rounder as fatty tissues and milk producing glands inside the breast continue to grow. The areola, केवल अवेयरनेस के लिए, the areola also gets bigger and darker and the nipple may stick out, ठीक है। By the age of 17 year, a girl's breast will usually be fully developed, although this may take a bit longer, ठीक है। 17 साल की उम्र तक जो है वो ब्रेस्ट कंप्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है ना। एक अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बतलाया चीज।
देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं आदमी के दिमाग में कि जो किसी और से पूछ नहीं सकते हैं. समटाइम्स दे आस्क दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर्स, तो दिस इज जस्ट फॉर एन अवेयरनेस. ठीक है ना. चलिए, तो पिछली बार हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड द इंटरनल जेनिटलिया के. तो मैंने आपसे कहा था कि द मॉन्स प्यूबियस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा की हम बात करें यहां पे के. ठीक है. और हम बात करते हैं वेजाइनल ओरिफिस की बात करते हैं. दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया. ठीक है ना. क्लियर. फिर हमने कहा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी, और ओवरी में भी हमको दो हिस्से देखने मिल रहे थे, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला के. और हमने क्या देखा, हमने देखा कि ओवेरियन कॉर्टेक्स वाले हिस्से में हमको कई सारे फॉलिकल देखने मिल रहे थे. प्रीमोडियल फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल था, टर्सरी फॉलिकल था, देन द ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल वो फॉलिकल है जो ओव्यूलेशन करता है, और ओव्यूलेशन करने के बाद ग्राफियन फॉलिकल बन गया था कार्पस लूटियम, और कार्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया, और कार्पस लूटियम बाद में बन गया था कार्पस एल्विगेंस. एकदम दिमाग में रहना चाहिए. प्रीमोडियल यूट्रिकल, प्राइमरी यूट्रिकल, सेकेंडरी, प्रीमोडियल यूट्रिकल बोल रहा हूं, प्रीमोडियल फॉलिकल, माफ करना, प्रीमोडियल फॉलिकल. ठीक है. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, देन ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद कार्पस लूटियम, देन कार्पस एल्विगेंस. क्लियर. तो एकदम दिमाग में रहना चाहिए. समझ में आई बात. जब आपके इंफॉर्मेशन एकदम सेट रहेगी, कभी आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे आप. ठीक है. तो क्या देख रहे हैं, और जो ग्रोइंग फॉलिकल होते हैं, जो प्रीमोडियल फॉलिकल है, उससे प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, दे आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द ईस्ट्रोजन. ये फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन को रिलीज करने का स्रोत होते हैं. क्लियर. ठीक है. चलिए, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इंटरनल जेनिटलिया की बात की थी. तो मैंने आपसे कहा था कि जो यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं. फेलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं, इस्थमस हुआ, एम्पुला हुआ, ठीक है, इनफंडिबुलम हुआ. इनफंडिबुलम में हमने फिम्बरी भी देखा था हमने के. फिर मैंने आपसे कहा था कि जो ओवरी है वो वास्तव में एक लिगामेंट के थ्रू जो है अपनी पोजीशन में बनी रहती है, उसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो उसको अपनी जगह पर अटैच करके रखता है, एक जगह पर रखता है. और मैंने ये भी कहा था कि ओवरी का साइज टेस्टिस से छोटा होता है. ठीक है. क्लियर. और ओवेरियन आर्टरी ओवरी को सप्लाई करती है. ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके थे. अब देखो बेटा, बड़े ध्यान से सुनिए. पेरिटोनियम समझते हो आप? पेरिटोनियम क्या होता है? डू यू नो अबाउट व्हाट इज द पेरिटोनियम? पेरिटोनियम इज दी, जैसे हमारे बाहर स्किन कवर है ना बेटा, है ना, हमारी अपनी एक बॉडी कैविटी है ना, हमारी अपनी एक बॉडी कैविटी है जिसके अंदर सारे ऑर्गन अंदर प्रेजेंट है. यानी ह्यूमन बॉडी में देयर इज ए बॉडी कैविटी के. और याद रखिए, जो सीलोमेट एनिमल होते हैं, ये एनिमल किंगडम का पॉइंट है, 11th क्लास एनिमल किंगडम का. सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी. मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बॉडी कैविटी बनती है. बॉडी कैविटी मतलब एक ऐसा खाली जगह जहां पर सारे ऑर्गन पाए जाते हैं. तो हमारी बॉडी में बॉडी कैविटी होती है, तो बाहर एपिडर्मिस है, और अंदर क्या होती है बेटा? अंदर जो है वो जो लेयर होती है वो पेरिटोनियम होती है. अंदर की जो लेयर होती है वो पेरिटोनियम होती है. ठीक है. तो पेरिटोनियम का एक ऐसा हिस्सा जो वास्तव में जहां पर जो है यूटेरस, ओवरी सब जो है जहां जिस फोल्ड से जुड़े हुए हैं, जिस जगह पर जुड़े हुए हैं, वो है मीजोवेरियम. वो क्या है? वो है मीजोवेरियम. ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, मीजोवेरियम है. यहां पे ब्रॉड लिगामेंट आपको दिखाई पड़ रहा है. ठीक है. और ऊपर आपको ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, यूटेरस को जगह पर रखे हुए हैं. तो एक्चुअली में यूटेरस हुआ, ओवरी हुआ, ये ऐसा नहीं कि फ्री कहीं यदि कोई मूव करेगा तो फ्रीली ये ऑर्गन हिलेंगे, नहीं. ये ऑर्गन अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, इनको अपने अपने पोजीशन में फिक्स रखा जाता है. तो सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी को अपनी जगह पर रखा होता है. मीजोवेरियम जो है पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है जो ओवरी को, यूट्रस को, सबको अपनी जगह पर रखे हुए हैं. ठीक है ना. क्लियर. जितना बताना उतना दिमाग में. अब देखो, नोट कर लेते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए इसको बेटा, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दीज आर दी बाउंसर क्वेश्चन, एग्जामिनर के फेवरेट बट बाउंसर क्वेश्चन. ठीक है. एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी एक्सपेक्ट, एनसीईआरटी ने लिख देना कि लिगामेंट से जुड़ा होता है, तो एनसीईआरटी एक्सपेक्ट कि आपको वो चीजें पता होना चाहिए. एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करता है आपसे. ठीक है. पता नहीं मैं छोटा हुआ था नहीं हुआ था पिछली बार, तो एक बार फिर से दिखा देता हूं. कभी कभी मैं भूल जाता हूं तो मैं बड़ा का बड़ा रह जाता हूं. ठीक है. तो जादू से मुझे छोटा होना पड़ता, तो वो मैजिकल, समझ गए, जादू की छड़ी जो है वो छूना भूल जाता हूं छोटा होने के लिए. चलिए, तो आई हैव पावर कि मैं बड़ा हो सकता हूं. ठीक है. तो अभी चलिए छोड़ के सीरियस नोट पे बात करते हैं. मीजोवेरियम जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेरिटोनियम का फोल्ड है जहां पर ये ऑर्गन प्रेजेंट है. ठीक है. क्या लिखा हमने? मीजोवेरियम is a short fold of peritoneum that transmit vessels and nerves to the ovary. के ओवरी जो है वो मीजोवेरियम पेरिटोनियम का शॉर्ट फोल्ड है जिसके थ्रू जो है वो आपकी वेसल्स, नर्व ओवरी तक पहुंचती हैं. ठीक है ना. और यहीं इसी पर अटैच भी होती है ओवरी के. फिर
मेन ब्लड सप्लाई ओवरी का जो है वो ओवेरियन आर्टरी से होता है, जो एब्डोमिनल एरोटा से के जो एब्डोमेन को जाने वाला एरोटा होता है, ब्रॉड आर्टरी होती है, उसका ही एक ब्रांच होता है, ठीक है, क्लियर, वहां से निकल के आता है। ओवरी जो होती है वो बादाम के शेप की होती है, आलमंड शेप की होती है ना, ओवरी जो है वो ऐसी आलमंड शेप की होती है ओवरी, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर होता है इन विच नर्व एंड ब्लड वेसल्स इंटर एट द हाइलम, कि जहां पर हाइलम से जो है वो ब्लड वेसल और नर्व जो है वो इंटर करता है हाइलम से, हाइलम मतलब द पॉइंट जहां से ये इंटर करता है, ब्लड वेसल और नर्व इंटर करता है, ठीक है ना। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय क्यूबाइडल इपिथेलियम, याद रखना ये एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर है, याद है आपको, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के 11th क्लास एनसीईआरटी में एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू के, वहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ना के। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, एक्चुअली ये क्वेश्चन वहां का क्वेश्चन है, तो यही पॉइंट समझ लीजिए। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय क्यूबाइडल इपिथेलियम, प्रत्येक ओवरी क्यूबाइडल इपिथेलियम से घिरी होती है। क्यूबाइडल इपिथेलियम में मतलब ऐसी इपिथेलियम, ईपी मतलब ऊपर, थीलियम मतलब लेयर, एक लेयर जो स्किन के समान ऊपर ओवरी के ऊपर होती है उसे इपिथेलियम कहते हैं, उसकी सेल्स होती है वो क्यूबाइडल सेल होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं क्यूबाइडल इपिथेलियम कहते हैं। ओवेरियन कॉर्टेक्स जो होता है वो पेरिफेरल डेंस लेयर होता है, ओवेरियन मेडुला जो है इनर लूज लेयर होता है ना। ओवरी के अंदर भी कॉर्टेक्स और मेडुला ऐसे दो जोन देखने मिलते हैं, कॉर्टेक्स पेरिफेरी में होता है और मेडुला बीच में होता है, ठीक है। मेडुला लूज लेयर के रूप में होता है और कॉर्टेक्स जो है वो डेंस लेयर के रूप में होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये आपको मेडुला दिखाई पड़ा है, कंटेंट्स दी न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर के, ठीक है। बाहर क्यूबाइडल इपिथेलियम है, इसमें कॉर्टेक्स के अंदर जो है ओवेरियन फॉलिकल, वेरी वेरी आईएमपी याद रखना, भूलना नेट के, जो ओवेरियन फॉलिकल हैं वो मेडुला में, ओवरी के मेडुला में ओवेरियन फॉलिकल नहीं होते हैं, ओवरी के कॉर्टेक्स में जो है ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। फिर कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी कंटेन मेनी स्मॉल एंड लार्ज स्फेरिकल और ओवल शेप ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी के कॉर्टेक्स में छोटे बड़े कई तरह के जो है ओवेरियन फॉलिकल हमको देखने मिलते हैं, जो गोलाकार होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। एक फुली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल जो होता है, एक पूर्ण परिपक्व, वेरी वेरी आईएमपी, एक फुली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, आईएमपी के, ठीक है, ठीक है। उसे हम ग्राफ ने डिस्कवर किया, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो हमने क्या कहा, एक फुली मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट, बड़ी संख्या में जो फॉलिकल पाए जाते हैं ओवरी के अंदर वो होते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं, बड़ी संख्या में, मतलब के छोटे छोटे कई सारे वहां पे होते हैं, और यही डेवलप होकर जो है वो प्राइमरी फॉलिकल बनाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, उससे टर्सरी फॉलिकल बनता है, देन द ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है। द सरफेस ऑफ ओवरी आर कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ ओवरी कवर्ड बाय 3 लेयर, ओवरी की सरफेस 3 परतों से घिरी होती है, ओवरी की सतह 3 परतों से घिरी होती है। सबसे बाहर पेरिटोनियम होता है, ठीक है, बीच में मिडिल क्यूबाइडल जर्माइनल इपिथेलियम होता है, और अंदर की तरफ जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ठीक है, याद रखना, अंदर की तरफ ट्यूनिका, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमने कहां और पढ़ा था, हमने टेस्टिकल्स के अंदर भी देखा था, ठीक है। सबसे बाहर पेरिटोनियम है, ठीक है, बीच, और जो है बीच वाला लेयर क्या है वो क्यूबाइडल इपिथेलियम है, और अंदर वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है इसमें, ठीक है, क्लियर, देखा आपने, है ना। तो ये हम देख रहे हैं, तो और ओवरी में आप क्या देख रहे हो, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा आपको अलग दिखाई पड़ रहा है, मेडुला देखो ये जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, ये पूरा जो हिस्सा है ये मेडुला, देखो ये लिखा ना मेडुला, ये एरोला कैसा लिखा है इन्होंने लिखा ये मेडुला है, यहाँ पे तमाम सप्लाई, ये पूरा हिस्सा मेडुला है, यहाँ पे तमाम सप्लाई गई हुई के, और बाकी जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो क्या, वो है कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है वो, ठीक है, क्लियर। ईच फॉलिकल के हर एक फॉलिकल में, हर एक ओवेरियन फॉलिकल में एक oocyte होता है, ठीक है। ईच फॉलिकल कंटेन 1 oocyte के, हर, और oocyte क्या होता है, oocyte मतलब वो सेल होती है जो ओवम प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। 1 फॉलिकल मैच्योर्स एवरी मंथ एंड शेड एट एन oocyte के, एक फॉलिकल हर महीने जो है फीमेल्स में, हर महीने हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल अपने आप को मैच्योर करता है, और ओवम को, oocyte को वो रिलीज करता है, ठीक है, ओवम को वो रिलीज करता है, ठीक है। तो और अल्टरनेट होता है कि एक महीने एक ओवरी का फॉलिकल रिलीज करेगा ओवम को, अगले महीने दूसरा करेगा, यहाँ पे, ठीक है। टोटल 400 oocyte आर ओवुलेटेड इन रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल, के एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में कुल 400 के आसपास oocyte जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। मतलब ये बड़ी संख्या में फॉलिकल अंदर पाए जाते हैं फीमेल की बॉडी में, ओवरी के अंदर, लेकिन केवल 400 के आसपास, तकरीबन 400 के आसपास जो है वो रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये कि यदि हम टोटल Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying
Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. 400 oocyte are ovulated in the reproductive life of a female. एक फीमेल की प्रजननकारी जीवन में कुल 400 oocyte जो है वो रिलीज होते हैं, वो जो है वो ओवुलेशन को दर्शाते हैं. ठीक है. The liberation of oocyte from the ovary is called ovulation. के ओवरी से oocyte का बाहर निकलना, और ये oocyte किससे बाहर निकलता है? ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है. देखो बेटा, हर एक फॉलिकल में एक oocyte होता है, और जो मैच्योर फॉलिकल है जिससे oocyte बाहर निकलता है वो ग्राफियन फॉलिकल होता है, और ये होता है 28 डेज का मेंस्ट्रुअल. नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, तो 14th डे ऑफ साइकिल के 14th डे में ओवुलेशन होता है. ठीक है. It occurs on or about 14th day of 28 day menstrual cycle के. यदि अब देखो एक बात और क्लियर कर दूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यदि किसी का 30 डेज का है, 32 डेज का है या 26 डेज का है, तो उससे ओवुलेशन का टाइम पीरियड भी वेरी कर जाता है. तब 14 दिन नहीं होगा, और के जो है डिपेंड करता है कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबा है तो बीतो जो है 14 दिन से आगे खिंच जाएगा ओवुलेशन के, छोटा है तो उससे कम भी हो जाएगा. हालांकि आइडियली जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है. यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल में +- 10% से अधिक वेरिएशन आ रहा है तो यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि भाई इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, कि कभी यदि जो है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि कभी 28 डेज में, कभी 35 डेज में, कभी 45 डेज में, कभी 20 डेज में, दैट इज नॉट ए गुड साइन एंड सिम्टम. तो यू शुड कंसल्ट विद द गायनेकोलॉजिस्ट. हो सकता है कोई हार्मोनल इश्यू हो, तो शुरुआती अवस्था में यदि हार्मोनल इश्यू डायग्नोस हो जाएगा तो उसका ठीक से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है ना. चलिए, तो अभी हमने क्या कहा आपसे कि एक एक बात को बेटा बड़े ध्यान से समझना कि हर एक ओवरी के अंदर पेरिफेरी में क्या है, कॉर्टेक्स के बीच में मेडुला है. कॉर्टेक्स के अंदर कई सारे फॉलिकल हैं, बड़ी संख्या में प्रीमोडियल फॉलिकल प्रेजेंट है. प्रीमोडियल फॉलिकल जो है प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और ग्राफियन फॉलिकल वो होता है जो ओवुलेशन करता है और oocyte को बाहर रिलीज करता है. हर एक फॉलिकल में एक oocyte है. ठीक है ना. क्लियर. और 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे ऑफ साइकिल के 14th डे में जो है वो क्या होता है, वो oocyte को बाहर रिलीज किया जाता है. ठीक है ना. आफ्टर द oocyte इज लिबरेटेड, जैसे oocyte बाहर निकल चुका होता है, ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर कार्पस लुटियम. तब ग्राफियन फॉलिकल यानी जिससे आप oocyte बाहर निकल गया है, ऐसे ग्राफियन फॉलिकल को हम कार्पस लुटियम कहते हैं. ये कार्पस लुटियम बन चुका होता है, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ठीक है. इन ओवरी मेडुला इज रिच इन वेस्कुलर टिश्यू, नर्व एंड लिम्फेटिक्स. ओवरी के मेडुला में बेसिकली फॉलिकल नहीं होते हैं, वहां पे जो है बेसिकली आपको वेस्कुलर टिश्यू, नर्व और लिम्फेटिक्स देखने मिलता है. ठीक है. ओवरी का फंक्शन क्या होता है, आपको पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी, तो हम बोलेंगे ओवरी का फंक्शन होता है एक तो oocytes को प्रोड्यूस करना. ठीक है. कब से कब तक, प्यूबर्टी से शुरू होता है मीनोपॉज तक के. अब मीनोपॉज क्या होता है भैया, देखो मैंने पहले कहा कि एक महिला के जीवन काल में, एक महिला के फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड में, महिलाओं का मतलब समझ लीजिए, एक तो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड है, रिप्रोडक्शन के पहले का, प्यूबर्टी के पहले का टाइम है. फिर एक मीनोपॉज के बाद का पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड है. तो महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है उसमें तकरीबन 400 oocyte ही बाहर लिबरेट होते हैं, कि उतना ही जो है वो oocyte जो है वो लिबरेट होते हैं. इसका मतलब ये है कि एक लेवल के बाद में जो है फॉलिकल के पास फॉलिकल बचता ही नहीं, एक लेवल के बाद में ओवरी के अंदर फॉलिकल नहीं बचता, इसलिए अब ओवुलेशन नहीं होता है. ठीक है. और मीनोपॉज आता है. प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन की हम बात करें, फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करता है, ओवरी करता है. ईस्ट्रोजन जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है कार्पस लुटियम से रिलीज होता है, IMPA. ठीक है ना. यानी द सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन इज ओवेरियन फॉलिकल, एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज द कार्पस लुटियम. दोनों फीमेल हार्मोन होते हैं. क्लियर. ठीक. ओवरी प्रोड्यूस 1 oocyte पर मंथ अल्टरनेटिवली. मैंने कहा ना, यानी एक बार लेफ्ट ओवरी ने ओवुलेशन किया, अगली बार राइट ओवरी में ओवुलेशन होगा. के मतलब अल्टरनेट, एक ओवरी पूरे साल भर में 6 बार ओवुलेशन करती है, दूसरी ओवरी अगले 6 बार करती है. यानी 12 महीने मान लेते हैं रफली, हम 30 डेज मान लिया हमने, मान लो हमने जो है 12 महीने में हमने कहा एक साल में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए, तो 6 जो है वो लेफ्ट से 6 होंगे राइट से, और अल्टरनेट होंगे. ठीक है ना.
लाइफ ऑफ oocyte, oocyte का जीवन काल कितना होता है? 12 से लेके 24 आवर होता है। और ये मतलब oocyte एक बार निकलने के बाद 12 से लेके 24 घंटे के बीच में वो फर्टिलाइजेशन के लिए वो तैयार होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है वो। ठीक है। ओवरी हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। ओवरी में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन हमको देखने मिलते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है। आफ्टर मीनोपॉज ओवरी बिकम्स स्मॉल एंड लूज फॉलिकल। के मीनोपॉज के बाद में ओवरी का साइज छोटा आता है, फॉलिकल को वो लूज करती है। ओवरियन स्टोमा कंपोज ऑफ स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट। के याद रखिए ओवरी के अंदर फॉलिकल के अलावा जो टिश्यू भरा हुआ है वो स्टोमा। ओवरी के अंदर जो ओवरियन स्टोमा है, एंड ओवरी इज ए सॉलिड मास, इसके अंदर स्टोमा भरा होता है। तो वो जो स्टोमा है वो एक्चुअली क्या होता है? वो स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है। इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा गया, इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। ओवरियन स्टोमा कंपोज ऑफ स्पिंडल सेल फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। ठीक, चलिए अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है? तो पहले हमने ओवरी को देखा हमने, अब हम बात करते हैं ओविडक्ट की, थोड़ी सी बात करते हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। द ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, क्लियर? यूटेरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एस्ट्री डक्ट के। देखो बेटा, देखो ओवरी क्या था? ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसकी बात की हमने। अब हम डक्ट की बात करें। हमने कहा कि जो ओविडक्ट है, जो ओविडक्ट है फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है। यूट्राइन डक्ट बोलते हैं इसको, हम ओविडक्ट बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यूटेरस हुआ और वेजाइना हुआ, ये फीमेल के एस्ट्री डक्ट होते हैं, यानी वेजाइना इज ए फीमेल एस्ट्री डक्ट। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। के प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। जो ओवरी की पेरिफेरी से यूट्रस तक फैली होती है। मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है वो ऐसी डक्ट है जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कर रही होती है एक तरीके से। ठीक है ना। जो पार्ट इसका ओवरी के पास में होता है वो फनल शेप का होता है, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है। जो पार्ट इनफंडिबुलम में एफ वर्ड यूज किया हमने, के फनल में भी एफ वर्ड यूज होता है। के तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो ओवरी का पार्ट जो है वो जो फेलोपियन ट्यूब का जो भाग ओवरी के पास में है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम फनल के शेप का होता है, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है। The edges of the infundibulum possess finger-like position, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में के ये जो है वो ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, which help in the collection of the ovum after ovulation। ओवुलेशन के बाद ये ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है ना, क्लियर? तो क्या होता है बेटा? जो ओविडक्ट का पार्ट जो ओवरी, किसे मैंने कहा ये ओवरी है, किसके पास में होता है? ऐसा फनल के ऐसा जो है ये फनल के शेप का हो जाता है, ऐसा फनल के शेप होता है, और इसमें से फिंगर लाइक पोजीशन हमको देखने मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हम फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है। इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। के इनफंडिबुलम जो होता है वो आगे जाके एक वाइडर पार्ट में जुड़ा होता है, इसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला क्या होता है? बीच वाला भाग होता है इसमें। ठीक है ना। और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का उसे हम इस्थमस कहते हैं, जो नैरो ल्यूमेन के रूप में होता है और यूट्रस से जुड़ा होता है। मतलब जो फेलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं। अब देखो बेटा, ऐसे याद रखना इसको, ऐसे बेटा एकदम, मैं कह रहा हूं आपसे एकदम अटेंटिव रहिए। क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं आपसे कि फेलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं। ठीक है। जो हिस्सा यूट्रस के पास में वो इस्थमस है, ज्वाइंट बोलते हैं, इस्थमस मतलब होता है ज्वाइंट। ठीक है। इस्थमस है। बीच वाला ब्रॉड हिस्सा उसे एम्पुला बोला हमने। नीचे वाला हिस्सा फनल के शेप का है, इनफंडिबुलम बोला। उसके फिंगर लाइक पोजीशन को फिम्ब्री बोला हमने। तो कोई पूछता है आपसे कि ओविडक्ट के तीनों भाग, ओविडक्ट के तीनों पार्ट को सही क्रम में जमाइए। ओविडक्ट के तीनों भागों को सही क्रम में जमाइए ओवरी से यूट्रस की ओर, ओवरी से यूट्रस की ओर। तो क्या बोलोगे? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। फेलोपियन ट्यूब के तीनों भागों को सही क्रम में जमाइए फ्रॉम यूट्रस टू द ओवरी। अब क्या बोलोगे? इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ध्यान रखना, यूट्रस के पास इस्थमस जुड़ा है यूट्रस से, और इनफंडिबुलम जो है वो ओवरी के पास है, बीच वाला हिस्सा है एम्पुला। ठीक है, क्लियर? अब ये देखो डायग्राम लेवल करने को दिया था मैंने, ये वाला आपको, एक बार हम ध्यान से देखते हैं इसको। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अभी हम फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। देखो आप, इनफंडिबुला में फनल के शेप का है, ब्रॉड वाला हिस्सा एम्पुला है, जो यूट्रस से जुड़ा है वो इस्थमस वाला हिस्सा है। ठीक है ना। और ये इनफंडिबुलम का फिंगर लाइक पोजीशन, इसे हम फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है ना। और ये आप देख रहे हैं ओवरी। क्लियर? ठीक है ना। याद रखना बेटा हमको, है ना। चलिए ना।
अब बात करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। एनसीईआरटी ने अपनी बात जहां खत्म की वहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो होती है संख्या में 2 होती है, 2 इन नंबर, 1/8 ईच साइड के, हर तरफ एक लेफ्ट और एक राइट होगी के, जोड़े में होती है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, याद रखना, लंबाई याद रखना, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस के, ये ओवरी से लेकर यूट्रस तक को कनेक्ट करती हैं, यानी ओवरी की पेरिफेरी से ये यूट्रस तक जुड़ी होती हैं, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी, अब ये वर्ड आ जाता है, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एम्स, ठीक है, बीएचयू पीएमटी, एएफएमसी, ठीक है। और काफी साल पहले ये एआईपीएमटी के अंदर ही पूछा गया है, तो ये बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के, ठीक है। मीजोसल्फिंक्स क्या होता है? इट इज ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट सपोर्ट द फेलोपियन ट्यूब के, एंड पेरिटोनियम का जो हिस्सा फेलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है उसे मीजोसल्फिंक्स कहते हैं। और ऐसा वर्ड आया था तो समझ में नहीं आता कहां से क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर ने, ठीक है। तो मीजोसल्फिंक्स इज द डबल फोल्ड पेरिटोनियम, डबल फोल्ड पेरिटोनियम का होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, है ना। जो उसको चूंकि क्या होता है, ट्यूब को पकड़ना है, ट्यूब को पकड़ना तो ऐसे डबल फोल्ड बनाना पड़ेगा ना, ऐसे जिससे मैंने आपसे कहा कि इफ दिस इज अ ट्यूब तो हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। डबल फोल्ड जो है वो पेरिटोनियम का, उससे हम क्या बोलते हैं, मीजोसल्फिंक्स कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये दिखाई पड़ रहा है आपको मीजोसल्फिंक्स, ठीक है। ये नीचे वाला ये मीजोवेरियम है ना बेटा, ठीक है। जहां से सप्लाई पूरा जने जिस पेरिटोनियम के फोल्ड से पूरा सप्लाई गया हुआ, नर्व का, आर्टरी का, ओवरी के अंदर पूरा सप्लाई जो गया हुआ वो मीजोवेरियम वाला हिस्सा हो गया उसमें के। मीजोसल्फिंक्स जो वो हिस्सा होगा जिसने फेलोपियन ट्यूब को सपोर्ट दिया हुआ है। फिर आप ओवरियन आर्टरी देख रहे हैं, ओवरियन वेन देख रहे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट देख रहे हैं जो ओवरी को सपोर्ट दिए हुए, यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं, ओवरी, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट के, ठीक है। अब बाकी लिगामेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्या जब आप एमबीबीएस करने पहुंच जाएंगे ना तो आपको ये सारे लिगामेंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तब आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी ना। चलिए अब फेलोपियन ट्यूब के कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं बेटा। यहां पे वन ऑफ द फिम्बरी इज लॉन्गर देन द अदर, यानी फिम्बरी में जैसे मैंने कहा ये इनफंडिबुलम, ये मैंने आपसे कहा ये इनफंडिबुलम वाला ब्रॉड हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें ये फिम्बरी है, इसमें ये फिम्बरी है। एक फिम्बरी का साइज बड़ा होता है जो सीधा जो है वो ओवरी के हिस्से से जुड़ी होती है, यानी जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी में से एक आध फिम्बरी का साइज में बड़ा होता है जो कि वास्तव में जो है ओवरी से आकर जुड़ता है, ठीक है। तो वन ऑफ द फिम्बरी इज लॉन्गर देन अदर एंड अटैच्ड टू द ट्यूबल पोल ऑफ द ओवरी। ट्यूबल पोल मतलब एक हिस्सा जो है जहां जो फेलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा जहां पर जिस हिस्से पर ओवरी के जिस हिस्से पर फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा आके जुड़ता है उसे हम ट्यूबल पोल बोलते हैं उसे हम, ठीक है। ऑस्टियम is the aperture present in the funnel shaped part close to the ovary called the infundibulum, ठीक है। देखो बेटा अब ऑस्टियम क्या है भाई, जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन डक्ट है, ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब, मैंने ट्यूब बोला, ट्यूब मतलब कैसा, ऐसा होगा, खाली होगा बीच में से, अरे भाई तभी तो ट्यूब बोलेंगे उसको हम। डक्ट मतलब खाली एक हिस्सा होगा, पाइप के समान होगा, है ना बेटा। तो इसमें जो छेद होता है इसका, उसे जो इनफंडिबुलम का जो छेद होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ऑस्टियम बोलते हैं। क्या होता है ऑस्टियम? ऑस्टियम वर्ड मतलब होता है पोर, ठीक है, उसे ऑस्टियम बोलते हैं, जो 3 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से जो है वो लाइन होती है। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी, ये जो है ना लाइनिंग वाले क्वेश्चन, ये बेटा एग्जाम में पूछाते हैं और रैंडम क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं से भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि ये एनिमल टिश्यू के अंदर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग किससे होती है? सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से होती है, ठीक है। आपको पता है जो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, उसमें सीलिया लगे होते हैं ऊपर, ठीक है, और ये सीलिया ऐसे ऐसे मूव करते हैं और ये ओवरी को में से जो ओवम आया होता है ना उसको आगे की ओर धकाते हैं, मतलब उसको कहां भेजते हैं, उसको वो यूट्रस की ओर यात्रा कराते हैं, ठीक है। मतलब इमेजिन करते हैं कि जो अंदर फेलोपियन ट्यूब का जो अंदर हिस्सा है वहां पर कई सारे, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है वो वहां पर कई सारे जो हिस्सा है, जो फेलोपियन ट्यूब का ऐसा हिस्सा मैंने बना लिया है, मैंने कहा ये ट्यूब का मान लो एक हिस्सा है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो है वो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, तो इसमें क्या है ऐसे ऐसे सीलिया, ऐसे ऐसे सीलिया लगे होते हैं, ठीक है, मल्टीपल सीलिया होते हैं, और ये मल्टीपल सीलिया होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये जो मैंने आपसे कहा कि जो मान लीजिए ये क्या हो गया, ये आ गया इसमें ओवम आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो इस ओवम को आगे की ओर ये मूव कराते हुए यूट्रस देने, ये यहाँ पर यूट्रस जुड़ा होगा इसमें, यहाँ पर इसमें मान लो ओवरी जुड़ा है, तो ये यूट्रस की ओर उसको मूव कराते हैं, ठीक है ना।
स्पर्म तो खुद मूव कर सकता है, स्पर्म के पास तो फ्लैजिला है, मूव कर सकता है, पर ओवम कैसे मूव करेगा? तो ओवम को मूव कराने के लिए जो है फिम्बरी रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, फेलोपियन जो इसके फिम्बरी नहीं, क्या रोल प्ले करते हैं? सीलिया के, नॉट फिम्बरी, सीलिया के। सीलिया जो है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जो ओवम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो फेलोपियन ट्यूब लाइन बाय द सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिया बीट्स टुवर्ड्स द यूट्रस। देखो डायरेक्शन भी ये लिखा है यहाँ पे कि सीलिया का जो बीट्स होता है, यानी सीलिया ऐसे, जैसे मान लो इस तरफ, जैसे मान लो इधर यूट्रस है, तो सीलिया सारे के सारे इस दिशा में ऐसे जो है वो ऐसे जो है मूव करेंगे, ठीक है? मतलब मैं डायरेक्शन टू यूट्रस इस तरफ लिखा ना यूट्रस के, तो ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है? जिससे कि ये हिस्सा जाके धकाता हुआ उसको आगे तक पहुंचा देंगे वो, ठीक है? एम्पुला इज अ थिन वॉल डायलेटेड मिड पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के। फेलोपियन ट्यूब का जो 2/3 हिस्सा होता है वो एम्पुला होता है, ठीक है? ये देखो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा डायग्राम आते हैं यहाँ पे, हाँ, ठीक है? मैंने कहा ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है ना? ये इस्थमस वाला हिस्सा हो गया, ये इस्थमस वाला हिस्सा हो गया, ठीक है? ये एम्पुला वाला ये जो है वो ये हो गया, एम्पुला वाला हिस्सा हो गया, ठीक है? लास्ट वाला हिस्सा क्या हो गया? मैंने कहा लास्ट वाला हिस्सा ये हो गया अपना इनफंडिबुलम वाला हिस्सा हो गया, ये फिम्बरी हो गया इसमें, ठीक? ये इनफंडिबुलम हो गया, तीसरा पार्ट इनफंडिबुलम हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट एम्पुला हो गया, और ये पहला पार्ट क्या होगा? ये इस्थमस हो गया यहाँ पे, है ना? ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो एम्पुला होता है वो फेलोपियन ट्यूब का 2/3 हिस्सा होता है, थिन वॉल होता है, डायलेटेड मिड पोर्शन होता है, और ये 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसका डायमीटर 4 mm होता है, इसका डायमीटर 4 mm होता है, ठीक है? इस्थमस वो हिस्सा होता है जो यूट्रस से अटैच होता है, फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो यूट्रस से अटैच होता है उसे इस्थमस कहते हैं, 1/3 ऑफ द ट्यूब होता है, ठीक है? तो इस्थमस इन नैरो कॉर्ड लाइक स्टेज के बारीक कॉर्ड लाइक स्टेज होता है, इसका डायमीटर कम होता है, 1 mm का इसका डायमीटर होता है, क्लियर? ठीक है, देखिए फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड द इस्थमस, ठीक है ना? क्लियर? और इस्थमस जहां पर यूट्रस जुड़ा होता है उस हिस्से को हम इंटरस्टिशियम भी कह सकते हैं वहां पे हम, ठीक है? देखिए ध्यान से, क्लियर? देखा आपने, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, एकदम दिमाग में रखिए। मैं आपको मल्टीपल इमेज इसलिए दिखाता हूं बेटा ताकि आपको रटना नहीं पड़े, रटना ना पड़े बेटा, याद रहे इसलिए, ठीक है ना? ठीक, चलिए अब फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? टू रिसीव ओवम फ्रॉम द ओवरी, यानी ओवरी से ओवम को रिसीव करो। कौन रिसीव करेगा? फेलोपियन ट्यूब रिसीव करेगी, ठीक है? टू होल्ड एंड नॉरिश द ओवा बिटवीन इट्स सर्कुलर फोल्ड टिल दे आर फर्टिलाइज्ड के। जब तक ये ओवम फर्टिलाइज ना हो जाए इसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है? हालांकि ओवम के पास खुद का जो है रिजर्व फूड भी होता है, लेकिन तब भी उसको नॉरिश करना, उसको जो है मीडियम प्रोवाइड करना, ये काम होता है फेलोपियन ट्यूब का। टू हेल्प स्पर्म इन देयर अपवर्ड मूवमेंट इन द ट्यूब टू रीच द ओवम, के स्पर्म की हेल्प करना ताकि स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच सके। मतलब फेलोपियन ट्यूब इज द प्लेस, ये वो जगह होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। टू कन्वे फर्टिलाइज ओवम इनटू द यूट्रस के, और एक बार ओवम फर्टिलाइज हो गया तो उसको यूट्रस में लेकर आना, ठीक है? फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है? और एम्ब्रियो जो है, देखिए फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट कन्वर्ट होता है मोरूला में, मोरूला स्टेज के आगे पढ़ेंगे बेटा, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब बात करेंगे आगे हम। अभी याद रखो, जाइगोट डिवाइड करता है और सॉलिड गेंद बॉल ऑफ हम बोलेंगे सॉलिड सेल्स का एक बॉल बनाता है, ठीक है? एक गेंद के समान स्ट्रक्चर बनाएगा, इसमें सॉलिड केवल सेल ही सेल प्रेजेंट होगी, कोई कैविटी नहीं होगी, मोरूला, ठीक है? देन मोरूला कन्वर्टेड इनटू दी ब्लास्टुला, मोरूला ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। और ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये कहां मूव करता है? ब्लास्टोसिस्ट मूव करता है कहां पर? ये मूव करता है यूट्रस में। और जो इंप्लांटेशन है, यानी यूट्रस में जो इंप्लांटेशन है वो ब्लास्टोसिस्ट का होता है। किसका होता है बेटा? वो ब्लास्टोसिस्ट का होता है। याद रखना, मैं बता रहा हूं मतलब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, क्लियर? देखो तो फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या हो गया? ओवरी से ओवम को रिसीव करना, ठीक है? जब तक ओवम फर्टिलाइज ना हो जाए
तब तक ओवम को जीवित रखना, उसे नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, पेट के स्पर्म की हेल्प करना ताकि स्पर्म जो है वो ट्यूब में आकर ओवम को फर्टिलाइज कर सके। एक बार ओवम फर्टिलाइज हो गया तो उसको यूट्रस में लेकर जाना। फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड करते हो? यानी आपको ये पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बन गया, जायगोट से मोरुला बन गया, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बन गया। और जब ये पूरा स्टेज कहां पर होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद वो यूट्रस में आता है और वहां जाकर वो यूट्राइन वॉल में इंप्लांट कर जाता, चिपक जाता है उठके, और फिर आगे गेस्टेशन पीरियड फिर शुरू होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलप अप टू ब्लास्टो स्टेज इन द फैलोपियन ट्यूब। ये जितने पॉइंट हैं दे ऑल आर एग्जाम एमसीक्यू, सभी एग्जाम के एमसीक्यू से निकाले गए पॉइंट मिनट के, सारे पॉइंट एग्जाम के एमसीक्यू से निकाले गए। ठीक है, यानी आप जो यहां पर जो स्लाइड देखते हैं ना, यहां पर आप जो स्लाइड देखते हैं वो किसी बुक का कॉपी पेस्ट नहीं है, वो सारे एग्जाम के एमसीक्यू हैं जिनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर आपको थ्योरी के रूप में दिया जाता है। ठीक है ना, कई बच्चे पूछते हैं सर जो टीपीपी के क्वेश्चन लगाएंगे सफिशिएंट होगा? अरे भैया तुम जो डीपीपी लगाते हो ना उसके लिए हम कम से कम 8 से 10 एमसीक्यू बुक कंसल्ट करते हैं। ठीक है, उनमें क्वेश्चन कैसे बनता है डीपीपी, यानी सारी अच्छी बुक्स को के क्वेश्चंस को टिक मार्क किया जाता है, फिर उनको जो है हमारी टीम टाइप करती है उन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चन में फिर चेक करती है वो कि इनमें कोई फैक्चुअल गलती तो नहीं है, चेक किया जाता है। फिर फाइनल कॉपी मेरे पास आता है, मैं देखता हूं उसको एक बार, फिर या फिर शेल दीदी के पास जाता है, शेल मैडम के पास जाता है, वो देखती है एक बार के, फिर अप्रूव्ड होता है क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपके डेटाबेस के अंदर आके क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, समटाइम्स एनसीईआरटी बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उनमें कई क्वेश्चन क्रिएट भी करने पड़ते हैं, कई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाले लिए आते हैं। तो आप एक्चुअली में आप जो है वो हजारों क्वेश्चन वो सॉल्व कर चुके होते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता उसके बाद। ठीक है, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए तो अभी क्या देखना है, अब आपको मैंने जो कहानी सुनाई आपको मैंने, वो कहानी को हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखा हमने कहा कि ओवरी से हुआ ओवुलेशन। ठीक है, ये ओवुलेटेड एग आया, डे 0 फर्टिलाइजेशन हुआ, इस दिन स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, फिर फर्टिलाइज एग जायगोट बन गया, डे 1 पे, डे 2 पे, डे 4 पे ये क्या बन गया? ये बन गया है मोरुला, दिस इज द मोरुला। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये बन गया है ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या बन चुका है? ये ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, और फाइनली ये यूट्रस में आके इंप्लांट कर देते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में 90 दिन में 9th डे में जो है वो इंप्लांटेशन यूट्रस में हो चुका होता है। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर 90 दिन तक जो है इंप्लांटेशन यूट्रस में हो चुका होता है। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम में क्या देख रहे हो? इस डायग्राम में क्या किया हमने फैलोपियन ट्यूब को काट दिया। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को काट के हमने जो है, अब इससे क्या होगा? ये क्या है? ये तरीका है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका है, यानी एक स्थायी गर्भ निरोधन का तरीका है। यानी जिन लोगों को मान लो 2 बच्चे हो चुके हैं, अब आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या होता है कि आपने सुना होगा महिलाएं बोलती है हमने ऑपरेशन करा लिया, 2 बच्चे हुए, ये हमारा बेटा हुआ, ये बेटी हुई, हमने ऑपरेशन करा लिया, हमारे 2 बेटियां हो गई, एक बच्चा हो गया, एक बेटी हो गई, जो भी व्हाटएवर के हमने 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन करा लिया। हालांकि आपको क्लियर कर दूं, ऑपरेशन मेल और फीमेल में कोई भी करवा सकता है। ठीक है ना, क्लियर? पर ट्रेडिशनली जो है वो आपको बता दूं कि इस देश में ये, जबकि अब्रॉड फॉरेन में जो है वो दोनों में से कोई भी कर सकता है। रेशियो वहां पे वॉसेक्टॉमी और जो है वो आप ट्यूबेक्टॉमी का रेशियो ऑलमोस्ट बराबर ही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है वो लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि वॉसेक्टॉमी कराने पर, वास डिफरेंस कटवाने पर जो है संभवतः जो है वो दे बिकम इंपोर्टेंट। ये गलत बात है। ठीक, एकदम गलत जो है मिथ है एक तरह का। और इसीलिए आप देखेंगे कि पुरुष नसबंदी में लोग कम इंटरेस्ट देते हैं, जबकि एज कंपेयर टू दी फीमेल जो है वो। अब हाँ, एक बात और होती है, एक दूसरा कारण भी है जो मेडिकल कारण है। आपको बताऊं, मेडिकल कारण ये भी है कि कई बार क्या होता है कि कई मदर जो होती है उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, और उनका पहला बच्चा हुआ किससे? सी सेक्शन से हुआ, ऑपरेशन से बच्चा हुआ पहला, दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ। तो डॉक्टर तो पूछती है उनसे कि तुम्हारा बच्चा दूसरा हुआ, तुम्हें और बच्चे तो नहीं चाहिए? तो आप उसने बोला नहीं चाहिए। तो वो डॉक्टर पूछती है कि फिर मैं जब मैं ऑपरेशन करूंगी ना, अलग से ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं क्या तुम्हारा वो ट्यूबेक्टॉमी कर दूं, बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कर दूं? तो वो लेडी बोलती है हाँ कर दो, क्योंकि ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके हैं, अलग से कहां ऑपरेशन कराएंगे। यदि उसके जो है वो हस्बैंड को ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो एक तीसरा ऑपरेशन होगा वो, तो तब इसीलिए कई केसेस में जो है वहीं के वहीं ट्यूबेक्टॉमी कर देते हैं। सेकंड बच्चा हुआ और वहीं डॉक्टर ने ट्यूबेक्टॉमी भी कर दिया साथ में। ठीक है, ये फैक्ट है।
तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये ट्यूबेक्टोमी का। अब ये एग्जाम में पूछा गया बेटा कि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, कौन सा डक्ट काट दिया आपने, फेलोपियन ट्यूब काट दिया। वॉसेक्टोमी में क्या काटा था आपने, वास डिफरेंस काटा था आपने। फर्क क्या पड़ेगा ट्यूबेक्टोमी से हुआ कि स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ओवम स्पर्म तक नहीं पहुंचाएगा। मतलब स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन था वो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा था, फेलोपियन ट्यूब को आपने काट दिया है तो दोनों मिल नहीं पाएंगे, परमानेंट स्टरलाइजेशन हो गया। परमानेंट क्या हो गया आपका, हम बोलते हैं परमानेंट जो है वो आपका फैमिली प्लानिंग का इसका तरीका होता है वो हो गया आपके परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। ये क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। जो बताया मैंने फैक्ट वो दिमाग में रखिएगा आपके। मैं हमेशा बेटा आपको बताता हूं कि ऑलवेज, जैसे मुझे कभी कभी ये लगता है मुझे कि पता नहीं मैं जब इस तरह के कमेंट पढ़ता हूं मुझे पता नहीं किनको पढ़ा रहा हूं मैं। कई बार बुरा मत मानना मेरी बात का, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही क्राउड को एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन मुझे समझ में आया कि YouTube एक कॉमन ओपन मीडियम है, तो एनीवन कैन कम हियर, एनीवन कैन गिव एनी टाइप ऑफ कमेंट हियर के, तो इसीलिए शायद ये चीजें होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को जो है वो समाज में, अब देखो हमको थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, जब तक आप जो है वो इस तरह की एजुकेशन में, जहां पर हम आपको जो है वो बतला रहे हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना, वहां पर भी यदि हम मेल और फीमेल ऐसे डिफरेंस को दिमाग में रखेंगे, हम इन चीजों का फन बनाएंगे, इन चीजों को हम सोचेंगे कि ये तो बुरा है, गंदा है, ये ऐसा है वैसा है कि, या मजाक उड़ाएंगे। मतलब हमारी सोच इतनी छोटी सी सोच है, हम डॉक्टर बनने के लायक तो है ही नहीं। पहली तो फुर्सत ये हो गई, पहला तो तय यही हो गया, क्योंकि नोबडी कैन ट्रस्ट। डॉक्टर तो एक ऐसी चीज होती है, भाई मैं आपको बता दूं मैं कि डॉक्टर ऐसा होता है कि अभी हालांकि हम लोग बड़ा प्रिकॉशन लेते हैं कि कोई हमारे पास फीमेल पेशेंट होती है, यंग फीमेल पेशेंट है, चेक कराने आई, तो हम लोग उसके साथ में बोलते हैं भाई लेडी अटेंडेंट साथ में लेके आओ, कि कोई साथ में आया है तो उसको भी यहाँ बुला लो, ठीक है, क्योंकि वो तमाम तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तो आपको उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, एक वाला बात। लेकिन तब भी डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो कभी नहीं सोचते साथ के। मतलब देखो 0.1% लोग आपको मिल सकते हैं, वो अलग तरह के, हमें नहीं मालूम वो कौन लोग होते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे लिए कोई भी पेशेंट जो होता है वो पहले पेशेंट ही होता है, मेल फीमेल। जैसे कि डॉक्टर जब कभी फीमेल पेशेंट आएगा, दे नेवर हेजिटेट टू आस्क अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पीरियड टाइम पे आता है कि नहीं आता है के। यदि समबडी गेट ऑफ, मान लो उसके साथ में उसका हस्बैंड आया, वो गुस्सा हो गया, क्यों पूछा ऐसा, डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट ही नहीं कर सकता उसको, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग इन द फीमेल फिजियोलॉजी, है ना बेटा। तो इसलिए ये सब चीजें जो सोचते हैं ना, तो उनको तो बायोलॉजी लेने का हक ही नहीं है, क्योंकि बेटा यहां पर हम ऐसे, आप भी जो पढ़ रहे हैं ना, तो आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं कि कल को आप डॉक्टर होंगे, कॉलेज के अंदर होंगे, आपको अपनी सोच को तो डेवलप करना ही पड़ेगा, है ना बेटा, ठीक है। चलिए, तो पढ़ के आना अगली क्लास में, फिर पूछूंगा, फिर से लेवलिंग कराऊंगा, फिर से पूछूंगा, समझ गए, ठीक है। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.